नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद यूट्यूब पर। ये वीडियो जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि 1773 से 1858 तक के जो भी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा है, उसका एक साथ रिवीजन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं पॉलिटी के, तो आप उन पॉलिटी के वीडियोस को देख सकते हैं। पहले भी 3 लेक्चर आ चुके हैं 1773 से लगाकर 1858 तक के, ठीक है। और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और थोड़ा सा लाइक वगैरह करने की कोशिश करें। कोई पैसा नहीं कटता है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर मन करे तो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं संविधान की, कि संविधान कैसे बना, उसके लिए पहले से प्रोसेस क्या क्या हुए, अंग्रेजों के टाइम से कौन कौन से एक्ट आए, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो हो चुकी, ये चौथा वीडियो जो है इसमें रिवीजन है। क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन है, एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें मोस्टली टारगेट लिया गया है कि 2025 के जो भी यूपी पीसीएस या यूपीएससी प्रीलिम्स होगा, उसमें आपको यहाँ से पूरी तरीके से हेल्प मिल सकता है। या वन डे एग्ज़ाम जिस तरीके से पैटर्न चेंज कर रहे हैं, डिटेल में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डिटेल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम एक बार डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो समय को और ज़्यादा बेकार किए बिना आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है, देखिए लिखा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित का मतलब होता है कि उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला प्रयास कौन सा था। तो देखिए, रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला प्रयास आया था, सबसे पहली बार जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया ही इसलिए था ताकि कंपनी को रेगुलेट कर सके, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। यहीं से आपको बता देते हैं कि इस समय जो है, जिस समय ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय जो गवर्नर बनाए गए थे आपके बंगाल के, ठीक है, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल चलते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। एक चीज़ और इसी में रिवीजन करा देते हैं। इसी के तहत 1774 में, मतलब 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके जो जज थे वो थे एलिजा एम्पे, ठीक है। एलिजा एम्पे जो जज थे, और इनके साथ में 3 और जो थे वो जज हुआ करते थे, मिला के 4 लोग थे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। मतलब ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आपको हिंट देते हैं कि इसी एक्ट में जो है वो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यह अधिकतम केंद्रीकरण हुआ था। अधिकतम केंद्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर हुआ था अधिकतम केंद्रीकरण, ठीक है। अगर अधिकतम केंद्रीकरण की बात करते हैं तो जिस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, वो एक्ट का नाम था आपका 1833 में ही क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए 1833 में ये हो गया था कि कंपनी का जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर इसको तो 1833 का एक्ट था जिसमें से कंपनी की मोनोपोली, मतलब व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। व्यापार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, कहने का मतलब है कि अब चीन और चाइना पर भी व्यापार खत्म हो चुका था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के
विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो सन चल रहा था 1853, जिसमें मिनी पार्लियामेंट या अभी जो आधुनिक पार्लियामेंट बनी है उसकी नींव रखी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो इसी समय 1853 का जब चार्टर एक्ट रखा गया था, तभी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक पहली बार हुआ था। उस समिति के अध्यक्ष थे, 1854 में समिति बनी थी मैकाले समिति, तो अध्यक्ष भी मैकाले होंगे। ठीक है, तो मैकाले समिति जो बनी थी वो 1854 में बनी थी। किससे रिलेटेड थी? तो सिविल सेवकों की परीक्षा से रिलेटेड थी। ठीक है, इसी के तहत आधुनिक पार्लियामेंट की शुरुआत होती है। वहीं अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 2-3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक, पहली बार तो ये आपको पता चला कि कब गवर्नर जनरल काउंसिल के न्यायिक और जो कार्य है, न्यायिक और मतलब विधायी कार्य और कार्यकारी, इनको अलग कर दिया गया था, तो ये था 1853। वहीं 1793 मतलब 93 में सबसे पहले क्या किया गया था, जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट जिसे, तो इसके न्यायिक कार्य और टैक्स कलेक्शन के कार्यों को इसमें परिभाषित किया गया था पहली बार 1793 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। और सबसे पहली बार द्विशासन कब चालू हुआ था? तो द्विशासन भी चालू हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैन्य एवं प्रशासनिक कार्य देखता था, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कमर्शियल वर्ग व्यापारिक कार्य को देखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1853। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था ये समझिए। ये कलकत्ता 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोलकाता में जो है वो स्थापना हुई थी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। एलिजा एम्पे जिसके मुख्य न्यायाधीश थे 1774 में हुई थी। सही जवाब है पहला। दूसरे में लिखा है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद याद कीजिए काउंसिल ऑफ फोर नाम की बनाई थी, काउंसिल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल के हेल्प करने के लिए एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है, वहीं थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें लिखा है इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, मतलब उसके अंडर में वर्क करने लगे थे। मतलब सुप्रीम पावर जो है यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, वही अगर फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट भी सही है, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3 में ही बताया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिए लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैन्य में प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उठाता था। इसका मतलब 4 पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। 4 पॉइंट गलत है, तो जिसमें 4 होगा वो सारे आंसर खत्म हो गए, और 1, 2 और 3 बिल्कुल सही थे। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा वर्क करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा 3 नहीं लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए भारत में व्यापार का जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था तो 31 दिसंबर और सन चल रहा था 1600, जिसमें 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार नहीं रियल में व्यापार करना था, ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए जो है अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए इसके पहले भी 1599 में एक बार कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस समय इनको मिल नहीं पाया था ये अधिकार, बाद में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3 जगह पर दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। दीवानी अधिकार का क्या अर्थ है? याद कीजिए, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मतलब 3 जगह के दीवानी अधिकार जो है वो कंपनी को दे दिए थे। दीवानी अधिकार में क्या किया गया था कि एक तो टैक्स कलेक्शन का काम होता था, दूसरा वहाँ पर न्यायिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को देखने का भी कार्य जो है वो इसी को मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि केवल राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषताएं नहीं है। जहाँ लिखा होता है नहीं, ध्यान देना होता है वहीं। ठीक है, तो 1773 में सबसे पहले आपको देखना है क्या हुआ था, जो नहीं हुआ था उसको हटा देना है, बस वही आपका आंसर होगा। लिखा है यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम। बिल्कुल सही जवाब है, पहला चार्टर एक्ट या पहला रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हैं वो 1773 में ही आया था। पहली बार अंग्रेजों ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। बिल्कुल सही जवाब है, पहली बार कंपनी ने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी थी। सी की बात करते हैं तो लिखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब सेंट्रलाइजेशन किया, तो सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल सही जवाब है। चौथे पॉइंट की अगर बात करते हैं, इसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। याद कीजिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था या और कहीं हुआ था? तो सही जवाब है कलकत्ता में। कलकत्ता में 1774 में जो है स्थापना होने का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता नहीं है। फिर से देखिए, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, एक बार चेक करता हूँ, नहीं रिपीट नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ही नया क्वेश्चन है। लिखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता नहीं है। तो फिर से एक बार याद करते हैं विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। याद कीजिए भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो इसको तो जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। बहुत बार आपने पढ़ लिया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। इसका मतलब ये जो है ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब यही आंसर सही है। 1773 में ये नहीं हुआ था, मतलब यही आंसर सही। बाकी भी एक बार तीनों पॉइंट को पढ़ लेते हैं। लिखा है भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशक न्यायालय की अगर बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करी गई थी। बिल्कुल सही है, पहली बार बनाया गया था। सी पॉइंट देखते हैं, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और बॉम्बे, मद्रास और के गवर्नर जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। बिल्कुल सही जवाब है। मद्रास और बम्बई की गवर्नर जनरल की जो पावर थी, जिसको बोलते हैं विधायी पावर, जो है लेजिस्लेटिव पावर, वो जो है बंगाल के गवर्नर को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, और वॉरेन हेस्टिंग जो थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल पहले बने थे। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट भी सही लिखा है। डी की बात करते हैं, इसने कंपनी के नौकरों को किसी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंधित कर दिया। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना कंपनी में हो रहा था, निजी व्यापार में सब लिप्त थे, जिसकी वजह से सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे थे और कंपनी डूबती चली जा रही थी, जिसकी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसका मतलब ये भी पॉइंट सही है। इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो भाई ये वाला जो आंसर लिखा है पहला वाला, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये सही नहीं से हुआ, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यही हो चुका, क्योंकि इसमें गलत वाला बताना है। तो इसका मतलब ये वाला जो है इस प्रश्न का आंसर है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 9 की तरफ। एक बार 9 क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। लेकिन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए, कभी भी किसी भी लैंग्वेज के प्रति रिजिड नहीं रहना, मतलब उसी पे अड़े नहीं रहना है। अगर हिंदी में नहीं कोई चीज़ समझ में आती तो उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में नहीं आती तो एक बार हिंदी में पढ़ने का प्रयास करें। लिखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगर बात करते हैं तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था, जिसमें बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया था। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया होगा आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात जो है वो इसमें
पहली बार शक्तियों का बंटवारा किया गया था। किसके किसके बीच किया गया था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो इतना यहाँ पर वर्क हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए, देखिए थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन कोई नहीं, सब कुछ अगर पढ़ा हुआ है तो सब आसान होता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता नहीं थी? अगर आपने यहाँ भी समझा होगा तब भी आप बता सकेंगे कौन सा नहीं थी। फिर से देखिए ध्यान से, जहाँ लिखा है नहीं ध्यान देना है वहीं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में खास ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम लोग नहीं को इग्नोर कर देते हैं और उसके नंबर भी नहीं मिलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया, बिल्कुल सही जवाब है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी में हो चुकी थी। और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से 1773 में बने थे, मतलब यहाँ पर राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग हो चुके थे, सही जवाब है। मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा इसका, मतलब ये पॉइंट सही है, हमें गलत वाला पॉइंट बताना है। फिर बी में लिखा है भारत में ब्रिटिश कब्जे के नागरिक और सैन्य, सरकारी और राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने के लिए, नियंत्रण को सशक्त बनाने के लिए नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अभी देखिए पहले पॉइंट में ही बताया, मतलब ये आंसर भी इसका, ये पॉइंट भी सही है, हमें गलत वाला ढूंढना है। इसने दोहरी सरकार प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको बताया था PTTS पिट्स जो होता है या T डबल गवर्नमेंट को शो करता है, मतलब डबल गवर्नमेंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो डबल गवर्नमेंट ये यहाँ से चालू हुई थी। फिर बात करते हैं पॉइंट डी की, तो इसमें लिखा है पहली बार इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। देखिए अभी आपको मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में पढ़ाया था कि 1773 का जो एक्ट था उसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार मान्यता दे दी गई थी। इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, और जो गलत है हमारे लिए इस प्रश्न के अनुसार वही पॉइंट सही है। तो ये तीनों पॉइंट हैं वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होंगे, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सही है ये बताना है इस बार, ठीक है। लिखा है पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। याद कीजिए पिट्स, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, पिट्स पी से बोलते हैं पोसेशन, मतलब कब्जा, उसी किसी की संपत्ति पर किसी दूसरे का कब्जा। तो जहाँ भी पोसेशन आ जाता है पोसेशन ही, इसका मतलब है कि जो भी कंपनी का क्षेत्र था भारत में, वो ब्रिटेन सरकार की कंपनी हो गई थी, मतलब ब्रिटेन सरकार का वो प्रॉपर्टी संपत्ति उसने अपने अधिकार बोल दिया था कि अब हमारा होगा ये। तो सबसे पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में ही हुआ था, मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है। दूसरा देखिए लिखा है इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासनिक सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया, ठीक है। कंपनी के मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया था क्योंकि दो जो है वो संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हो चुकी थी। वहीं सी पॉइंट की बात करते हैं, यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो देखिए केंद्रीकरण जो फर्स्ट स्टेप था केंद्रीकरण का, वो बोला जाता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मतलब ये आंसर गलत है। अगर ये आंसर गलत है तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है? अंतिम कदम मतलब जहाँ से केंद्रीकरण मैक्सिमम हो चुका होगा उसी को बोलेंगे अंतिम कदम। जहाँ से कोई भी, अब समझ लीजिए आपका घर बन रहा है, उसमें लास्ट में कुछ काम बचा है, वो हो जाता है तो वो अंतिम स्टेप होता है उस कार्य को होने का। उसी तरीके से अगर केंद्रीकरण हो रहा है और केंद्रीकरण कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं अंतिम कदम, ठीक है। तो याद कीजिए आपको बताया था मैंने 1833 का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट था या चार्टर एक्ट था, उसी को मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन या मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी को सेंट हेलेना आइसलैंड भी बोलते हैं, सेंट हेलेना आइसलैंड एक्ट भी इसी को बोला जाता है।
यहाँ पर एक और काम हुआ था कि यहाँ पर पहली बार, ठीक है, भारतीय विधि आयोग बनाया गया था। भारतीय विधि आयोग अब किस लिए बनाया गया था? विधि याद रखिए लॉ को बोलते हैं हिंदी में, और इसके तहत कानून बनाए जाते हैं। इसका मतलब स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, भारत में कानून बनाए गए थे। सबसे पहली बार एक आयोग बनाया गया था ये, ठीक है। इसी के तहत एक और किया गया था कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल और बंगाल को, ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और विलियम बेंटिक जो बिल्कुल थे एंटिक, ठीक है, उनको बोलते हैं विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो थे पहली बार इसी के तहत जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। इतनी चीज़ हो गई, और पूरी तरीके से कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था चीन और चाय पर भी, और बाकी पहले जो 1813 में किया गया था वो भी, मतलब पूरी तरीके से कंपनी का व्यापार यहाँ से एकाधिकार खत्म हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं एक बार, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखिए ध्यान से समझेंगे तो सब पॉइंट क्लियर समझ में आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके बारे में देखना है कि इसके बारे में ही। इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अब एक्ट बोला जाएगा, ठीक है। अभी पहला पॉइंट क्लियर नहीं है, पॉइंट अभी एक को चारों क्लियर नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में देखिए उपरोक्त में से कौन से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सही है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिंपल सा 1833 के चार्टर एक्ट को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको अभी एक बार क्लियर कर लेते हैं सारे पॉइंट्स पढ़कर। लिखा है इस अधिनियम के तहत बनाए गए जो भी एक्ट हैं, ठीक है, उनको अब अधिनियम बोला जाएगा। कुछ ऐसा कुछ था क्या सिस्टम, ठीक है। इस पॉइंट को भी होल्ड पे डालते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड लिखा है इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो गई। देखिए व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं समाप्त हो गई और कंपनी एक विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बन गई। जब कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा तो कंपनी और क्या करेगी? प्रशासनिक इकाई की तरह व्यवहार करेगी ना फिर तो, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपनी है पूरी तरीके से प्रशासनिक इकाई बन गई थी और ये इसके व्यापार जो है पूरी तरीके से व्यावसायिक कार्यों को ख़त्म कर दिया गया था। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट में कहा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस समय क्या हुआ था, भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे उसको अब ब्रिटेन सरकार अपने जो उसके खास लोग थे या उनके उत्तराधिकारी थे उनको दे रही थी। वहीं अगर बात करते हैं, इसका मतलब ये भी सही पॉइंट है, वहीं बात करते हैं पॉइंट 4 की। लिखा है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की जाए और भारतीयों को कंपनी में कोई भी पद संभालने से वंचित ना किया जाए। 1833 में जो है शुरुआत की गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया था क्योंकि वो हो पाया था 1853 में, ठीक है। पहली बार जो है सफलतापूर्वक 1853 में हुआ था। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका गलत है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए जो भी थे अब उनको एक्ट बोला जाएगा, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2 और 3 इसके जो हैं वो सही जवाब हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना? बिल्कुल 3-4 बार बता दिया है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? वायसराय देखिए अब फिर से समझिए थोड़ी सी, जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति को दबाने के बाद, मतलब उसको ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। इसमें क्या किया गया था कि इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं। गुड गवर्नमेंट का मतलब कोई अच्छा एक्ट नहीं था ये। इसके तहत क्या किया गया था कि जो भी अब गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इसी के तहत उन्होंने दिमाग लगाया कि अब अगर भारत में राज्य करना है तो हमको थोड़ा भारत के लोगों को अपने में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इसी तरीके जो गवर्नर इंग्लिश में बोलते थे मतलब उसको वायसराय हिंदी का नाम जो है वो बोलने लगे थे। तो इनके दिमाग में आ रहा था कि किसको बनाए, कौन कर सकता, हु कैन मतलब अब ये आगे का काम कौन कर सकता, हु कैन। तो कैन से आपका कैनिंग यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था। मुझे उम्मीद है कि अभी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को आई थिंक बताया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था, वो सबसे पहले किया गया था आपका 1853 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन चार्टर्ड एक्ट 1853 की विशेषता नहीं है। मतलब फिर से देखिए 1853 में जो नहीं हुआ था वो बताना है। देखिए फिर से नहीं, जहाँ लिखा है नहीं ध्यान देना है वहीं। पहला पॉइंट देखिए, इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता शुरू की। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं। बी पॉइंट पे चलते हैं, इसने कंपनी के नियम को बढ़ाया लेकिन कोई विशेष समय निर्दिष्ट नहीं किया। ठीक है, इसको भी देखते हैं। सी पे लिखा है, इसने भारतीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी थी। तो भारतीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी थी, ये तो सही पॉइंट है। डी की तरफ चलते हैं, इसने कंपनी के वाणिज्यिक निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। अच्छा, तो जरा एक बार फिर से समझते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को पूरी तरीके से 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ख़त्म किया गया था। इसका मतलब ये दोनों यहाँ तक चालू थे। मतलब ये वाला पॉइंट गलत है, और जो गलत है हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए यही सही जवाब है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ चुके होंगे। मतलब ये और ये पॉइंट जो है पॉइंट सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आसान लग रहा है क्वेश्चन। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई थी। इसका संबंध किससे था? याद कीजिए, अभी बताया था कि भारतीय सिविल सेवकों की परीक्षा को पूर्ण करने के लिए 1854 में मैकाले समिति की स्थापना करी गई थी, क्योंकि 1853 में पहली बार खुली प्रतियोगिता जो है कराना, प्रारंभ तो 1833 में किया था, लेकिन करा पाए थे प्रारंभ किया था 1813 में, लेकिन संपूर्ण जो है, रिपीट में फिर से बदल देता हूँ, कन्फ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। देखिए 1833 और 1853, 33 में ट्राई किया था बट हो नहीं पाई थी, क्योंकि जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ये खुली प्रतियोगिता हो नहीं पाई थी इस समय। तो 1853 में हुई थी, और जो समिति बनी थी मैकाले समिति 1854 में बनी थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? देखिए फिर से, जहाँ लिखा है नहीं ध्यान देना है वहीं। तो जो गलत जवाब होगा वही इसका आंसर होगा। इसने भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय किया, ये सही पॉइंट है। ठीक है, डी पे लिखा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, इसने नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल को समाप्त कर और दोहरी गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि ये ऐसा हुआ था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स को, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको समाप्त कर दिया गया था। सी पॉइंट पे लिखा है, इसने 25 सदस्यीय परिषद के साथ राज्य सचिव की स्थापना करी। राज्य सचिव की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे मोस्ट पावरफुल जो पद था राज्य सचिव का है, वो निकल के आया था। लेकिन जो राज्य सचिव का पद निकल कर आया था उसमें 15 सदस्य थे। ठीक है, 15 मेंबर थे, और जो ये था सेक्रेटरी, ठीक, सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट, ये जो था ये मोस्ट पावरफुल था, हेड होता था इसका। 15 सदस्य थे। इसका मतलब ये पॉइंट गलत है। अगर ये पॉइंट गलत है तो इसके अनुसार जो है आंसर यही होगा, हमें गलत वाला बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट वॉज द मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में है, इसको हिंदी में जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया है ताकि कुछ आप इंग्लिश को भी समझें।
तो बोला गया है कि प्लासी का जो युद्ध था वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार भारत में हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेजर विक्ट्री हुई थी भारत में प्लासी के युद्ध में ही। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था जिसमें हुई थी। वहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अली वर्दी खां, अगर आपने थोड़ा सा भी प्लासी का युद्ध मेरे से पढ़ा है, पहली वीडियो में ही बताया है, तो प्लासी के युद्ध में अली वर्दी खां की मृत्यु होने के बाद, बंगाल का इस समय शासक था पहले अली वर्दी खां, उसकी मृत्यु होने के बाद उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के लड़के जिसको बोलते हैं सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को जो है नवाब बना दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है और चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में जाना जाता है? याद कीजिए, अभी आज ही बताया और पहले भी बताया कि सेंट हेलेना जो है आइसलैंड एक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिए 1833 में सेंट हेलेना आइसलैंड जो है एक्ट आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था या जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसी में ऐसा क्या हुआ था, ये सेंट हेलेना एक आइसलैंड है जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। वो उस समय जो है अंग्रेज सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया था। ठीक है, पहले कंपनी के पास था, बाद में उसने अपने कंट्रोल में डायरेक्ट ले लिया था। तो ये पूरा 1858 तक की जो है 1773 से, और जहाँ तक प्लासी के युद्ध को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, यहाँ से लगाकर 1858 तक के जो भी हम लोगों ने एक्ट, चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा है, उसको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन के लेवल भी आपको अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, पीसीएस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और प्रयास अच्छा लगा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए और आपको वीडियो देखने के लिए।